सुप्रभात दोस्तों। हिंदी नेट JRF में हमारा पहला भाग है इकाई 1 से हिंदी भाषा और उसका विकास। तो आज हम पढ़ेंगे उसको। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन आर्य भाषाएं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व विकास क्रम के आधार पर दो भागों में विभक्त है: वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के 3 विभाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। संहिता में है ऋक् संहिता, जिसमें यज्ञों का विकास हुआ; यजुः संहिता, जिसमें कृष्ण और शुक्ल हैं यज्ञों के कर्म कांड में प्रयुक्त मंत्र। साम संहिता में है सोमगेय पद। अथर्व संहिता में है जन साधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोने टोटके। ब्राह्मण में है कर्मकांड की व्यवस्था, कथाओं की योजना। ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण 1000 ईस्वी पूर्व सबसे प्राचीन है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है सबसे प्राचीन है। उपनिषद ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट भाग हैं। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं परमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में बोलचाल का आधार संस्कृत भाषा थी। वैदिक संस्कृत के अन्य नाम प्राचीन संस्कृत, वैदिकी, छांदस, छंदस आदि हैं। इस भाषा का प्रयोग वैदिक साहित्य, संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आख्यानों तथा प्राचीन उपनिषदों में हुआ है। पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ उद्दीच्य भाषा पंजाबी भाषा में है। पाणिनि ने वैदिक भाषा को छंदस नाम दिया तथा अपने व्याकरण की आदर्श भाषा को लोक प्रचलित भाषा कहा। भाषा के साथ संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है। वैदिक भाषा की 3 बोलियां हैं: पश्चिमोत्तरी, जो अफगानिस्तान से पंजाब तक बोली जाती है; मध्य देशीय, पंजाब से मध्य उत्तर प्रदेश तक; पूर्वी, मध्य उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग। वैदिक भाषा की रचनाएं हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। इसमें देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक हैं। यजुर्वेद यह 2 रूपों में कृष्ण एवं शुक्ल में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग है एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित। सामवेद में इसमें यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में लिखा गया है। अथर्ववेद इसमें जन साधारण में प्रचलित तंत्र, मंत्र, टोने टोटकों का संकलन है। उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु इनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वेतर तथा कैशिकति। महत्वपूर्ण बिंदु है, वैदिक संस्कृत के छंदों को मंत्र कहा जाता है। संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। संस्कृत भाषा संगीतात्मक भाषा है। ऋग्वेद छंदोबद्ध है, अतः उसे छंदस कहते हैं। जैसे पाणिनि ने वैदिक भाषा को छंदस नाम दिया और अपने व्याकरण की आदर्श भाषा को लोक प्रचलित भाषा कहा। ऋग्वेद छंदोबद्ध है, अतः उसे छंदस कहा जाता है। वैदिक भाषा की पद रचना श्लिष्ट एवं योगात्मक थी। अब लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत का स्वरूप अधिकांशतः बाहर से आया था, परंतु लौकिक संस्कृत का स्वरूप भारत में बना, जहाँ न केवल परिवेश एवं जलवायु भिन्न थे, अपितु आर्यों का अनेक संस्कृतियों के साथ संपर्क भी हुआ। लौकिक संस्कृत की बोली दक्षिण बोली है। लौकिक संस्कृत की रचनाएं हैं रामायण, जो वाल्मीकि कृत है; महाभारत वेद व्यासकृत है; रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचनाएं हैं; प्रतिमा, अभिषेक भास की हैं; मृच्छकटिकम शूद्रक, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त,
उत्तर रामचरित भवभूति, हर्षचरित बाण, अमरुक शतक अमरुक, आर्य सप्तशती गोवर्धन जी ने लिखा, गीत गोविंद जयदेव का है। लौकिक संस्कृत के छंदों को श्लोक कहा जाता है। लौकिक संस्कृत को प्रायः संस्कृत ही कहा जाता है। इसका सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य रामायण है, जो 500 ईस्वी पूर्व लिखा गया है। संस्कृत साहित्य आर्य जाति का प्राण है, क्योंकि इसी में प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, पुराण, काव्य, नाटक आदि हैं। भारोपीय परिवार ध्वनि के आधार पर विश्व की लगभग 3000 भाषाएं 13 भाषा परिवारों में विभक्त हैं। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। भारत, ईरानी आर्य, बाल्टो, स्लाविक, आर्मेनी, आर्मेनियम, अल्बानी, अल्बेनियम, इलीरी, ग्रीक, हेलेनिक, ग्रीक का हेलेनिक, केल्टिक, केल्तिक, जर्मनिक, ट्यूटानिक, इटालिक, इतालिक, हिटाइट, हित्ती, तोखारी, तोखारियन, केंटुम, केंतुम, केंतुस और शतम, सतम वर्ग या समुदाय। भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है, पहला केंतुम और दूसरा शतम। इस विभाजन का श्रेय प्रोफेसर अस्कोली को है। उन्होंने 1870 ईस्वी में यह मत प्रस्तुत किया था। केंतुम और शतम वर्ग के आधार पर भारोपीय परिवार की 10 शाखाओं को निम्न प्रकार बांटा जाता है। भारोपीय परिवार में 2 वर्ग में बांटे गए हैं, केंतुम वर्ग और शतम वर्ग। केंतुम वर्ग में है ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइट, तोखारी। शतम वर्ग में है भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मेनी आर्मेनियन, अल्बानी, इलीरी। इस प्रकार केंतुम वर्ग या समुदाय में 6 तथा शतम समुदाय में 4 शाखाएं आती हैं। भारोपीय परिवार की उक्त 10 शाखाओं में तोखारी तथा हित्ती को छोड़कर शेष 8 भाषाएं पूर्ण विकसित एवं प्रचलित भाषाएं हैं। भारत ईरानी भाषा परिवार, इसका अध्ययन 3 रूपों में किया जाता है। भारत ईरानी परिवार में भारतीय शाखा है, ईरानी शाखा है और दरद शाखा है। भारतीय शाखा में है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय, आर्य भाषाएं। ईरानी शाखा में है अवेस्ता, प्राचीन फारसी, अकीमीनियम, अकीमीनमन या हखमानी, पहलनी, आधुनिक फारसी, पश्तो, बलूची, पामीरी, दुर्दिश। दरद शाखा में है लोवार, चित्राली, शीना, कश्मीरी। मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषाओं के 3 विभाग हैं। प्राचीन या प्रथम प्राकृत या पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। मध्यकालीन या द्वितीय प्राकृत या प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। प्राचीन या प्रथम प्राकृत या पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्रथम प्राकृत पाली में है 2 भाषाएं, पाली और शिलालेखीय प्राकृत। पाली में है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म सिद्धांत। सुत्त पिटक गौतम बुद्ध शिक्षा उपदेश है, इसमें गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का उपदेश दिया गया है। इसमें विनय पिटक में बौद्ध धर्म के अनुशासन संबंधी नियम बताए गए हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म व दर्शन बताया गया है। शिलालेखीय प्राकृत में अनुपिटक सिद्धांतेतर साहित्य है, बुद्ध घोष, टीकाकार, अट्टकथा, और दूसरे में है उत्तरकालीन काव्य ग्रंथ दीपवंश और महावंश। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं व उपदेश। धम्मपद, थेरगाथा भिक्षु के अच्छे कार्यों का छंद है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। पाली शब्द की उत्पत्ति पंक्ति, पल्ली, प्राकृत, पाल से मानी जाती है। किससे किससे? पल्ली, प्राकृत, पाल से मानी जाती है। भिक्षु जगदीश काश्यप के अनुसार पर्याय, परियाय, पलिलाय, पालियाय, पाली। विधुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार पंक्ति, पंक्ति, पत्री, पट्ठी, पल्ली, पाली। पाली की रचनाएं
कच्चायन व्याकरण, मोगलान व्याकरण, मोगलानकृत अभिधम्म दीपिका, अशोक के शिलालेख आदि हैं। पाली को मागधी भाषा व देश भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। हीनयान संप्रदाय व धार्मिक साहित्य इसमें लिखा गया है। महायान संप्रदाय का त्रिपिटक संस्कृत में था। मैक्स मुलर ने पाली शब्द की उत्पत्ति पाटलिपुत्र से मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पाली मूलतः मगध की भाषा थी। पाली को शौरसेनी प्राकृत का मूल रूप माना जाता है। डॉक्टर तिवारी के अनुसार पाली में 47 ध्वनियाँ मानी गई हैं। शिलालेखीय प्राकृत इसे अशोकन प्राकृत या लाट प्राकृत भी कहते हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि में और अशोकेतर अभिलेख इसमें है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है जिसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। पाली में तद्भव शब्दों का आधिक्य है। तत्सम और देशज शब्द कम है। मध्यकालीन या द्वितीय प्राकृत या प्राकृत 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत शब्द की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जिसका अर्थ है जनसाधारण की भाषा। इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत के भेद हैं। वर रुचि के अनुसार 4 भेद हैं प्राकृत के: महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी, शौरसेनी। आचार्य हेमचंद के अनुसार 2 हैं: आरसी जिसको अमागधी कहते हैं, शूलिका जिसे पैशाचिक नाम से जानते हैं। भरत मुनि के अनुसार 7 हैं: शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्या, बाहलिक, प्राच्या, आवंतिजा। प्राकृत भाषाओं पर सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में विचार किया है। यह जैन साहित्य की भाषा है। भाषा वैज्ञानिकों ने इसके 5 भेद किए हैं: शौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। शौरसेनी जो है मथुरा एवं सूरसेन के आसपास की बोली है। एक समय में यह उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा थी। दिगंबर जैन मत का साहित्य सिद्धांत इसी में है। संस्कृत नाटकों में यह गद्य की भाषा है। नाटकों में स्त्रियों का वार्तालाप शौरसेनी प्राकृत में है। शौरसेनी से ही वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है। इसमें सरसता, सरलता व श्रवण सुखदत्ता अधिक थी, अतः यह लोकप्रिय हुई। रचना शौरसेनी में रचना है कर्पूर मंजरी की, जो राजशेखर ने लिखा है। भास, कालिदास व अश्व घोष के नाटकों में भी इसका प्रयोग मिलता है। पैसाची का नाम है ग्राम्य भाषा, मृत भाषा, भूतबन, भूत भाषित, चूलिका पैसाची भूत भाषा है। उत्तर पश्चिम के कश्मीर के समीप की भाषा खरोष्ठी लिपि में लिखी गई। इसका क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान है। हार्नले ने इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और शौरसेनी का विकृत रूप माना है। महाराष्ट्री उत्तर भारत में प्रचलित साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्रीय प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों में गीत इसी भाषा में लिखे हैं। मराठी भाषा का विकास इसी से हुआ है। इसमें रचना कौन कौन सी की गई? गाहा सप्तशती, गाहा सतसई, रावण वहो, वज्रलग, जयवल्लय का। अर्धमागधी, यह मागधी और शौरसेनी के मध्यवर्ती क्षेत्र प्राचीन कौशल के आसपास की भाषा है। मागधी की प्रवृत्तियों को पर्याप्त मात्रा में लिए रहने के कारण अर्धमागधी है। जैन विद्वान इसे आरसी कहते थे। अर्धमागधी भाषा को जैन विद्वान आरसी कहते थे और आदि भाषा मानते थे। जैन साहित्य के गद्य और पद्य में इसका प्रयोग हुआ है। अर्धमागधी का इसका संबंध लोक जीवन की अपेक्षा अभिजाति वर्ग से अधिक था। अब है हिंदी साहित्य का इतिहास। इकाई 2 का है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही घटित हुआ। अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल क्रमानुसार किया गया हो इतिहास कहते हैं। इतिहास लेखन के लिए तटस्थता, वस्तुपरकता, तथ्यों की प्रामाणिकता व प्रामाणिक निष्कर्षों की निर्णयात्मक शक्ति होने का गुण अपेक्षित माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास भाग है। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी रहा है।
हीरोडोटस के अनुसार इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। E.H. कार के अनुसार अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव के क्रम से रखना ही इतिहास है। साहित्य के ऐतिहासिक स्वरूप को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए साहित्य के इतिहास की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत की। प्रत्येक इतिहासकार अपने परिवेश और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही इतिहास लेखन करता है। इसका दृष्टिकोण भी इतिहास लेखन को प्रभावित करता है। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियाँ रही हैं, प्रचलित रही हैं, वे हैं वर्णानुक्रम पद्धति। इसे वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। इसमें लेखकों, कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। जैसे गार्सा दतासी का इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। प्रकाशन 2 भागों में हुआ, 1839 ईस्वी में और 1847 ईस्वी में। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसमें 738 कवियों के जीवन का वर्णन है। इसमें 72 हिंदू बाकी सब उर्दू कवि हैं। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। शिव सिंह सेंगर इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का 1883 ईस्वी। इसमें 1003 कवियों का परिचय है ना। इस पद्धति से लिखे हुए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी व दोषपूर्ण माने जाते हैं। कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। प्रायः कृतिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन का है इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1889 में लिखा गया था। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। किशोरी लाल गुप्त ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास माना है। मिश्र बंधु का इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद नाम से है। इसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु गण में है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। इनके द्वारा रचित इस ग्रंथ में 4591 कवियों का परिचय समाहित है। मतलब 5000, लगभग 5000 कवियों के नामों पर 14 उपकालों की स्थापना की गई है। 14 उपकाल बताए गए हैं इसमें। वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है, उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप में होती है। जैसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखे हैं, जो 1965 ईस्वी में लिखा गया था। F.E.K. ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। अगला है चौथा विधेयवादी पद्धति। साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण, क्षण विशेष। जाति, वातावरण और क्षण विशेष। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण करना आवश्यक होता है। हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी शब्द सागर, जो कि नागरी प्रचारिणी सभा से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ था, की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसमें कवियों का परिचय मिश्र बंधु विनोद से लिया गया है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, इसमें जो कवियों का परिचय है वह मिश्र बंधु विनोद से लिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास की अन्य रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह रचना इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका
1940 में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, 1953 में हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1952 में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, 18 खंडों में, 1961 में। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है हिंदी साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास, रीति काव्य की भूमिका का संपादन किया। हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया था और रीति काव्य की भूमिका। मोतीलाल मेनारिया का है राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, 1939 ईस्वी में। राजस्थानी पिंगल साहित्य। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1960 में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का अतीत, 1960 ईस्वी में। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का है साहित्य का इतिहास दर्शन। परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा उत्तरी भारत की संत परंपरा। सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930 में। बाबू श्याम सुंदर दास लिखते हैं हिंदी भाषा और साहित्य, 1930 ईस्वी में। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996 में। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 में। राहुल सांकृत्यायन का है हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य राहुल सांकृत्यायन जी का है। एडविन ग्रिप्स का है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1917 में। FEK लिखते हैं ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1920 ईस्वी में। कृपा शंकर शुक्ल लिखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 1934 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, 1930 में। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। डॉक्टर सुमन राजे लिखते हैं साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप। विजयेंद्र स्नातक लिखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, 1996 में। रामविलास शर्मा लिखते हैं भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। अब है तीसरा हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं: कर्ता के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, विकासवादिता के आधार पर, सामाजिक व सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। कर्ता के आधार पर प्रसाद युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। प्रवृत्ति के आधार पर है भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काव्य, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। विकासवादिता के आधार पर है आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। सामाजिक व सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर है राष्ट्रीय धारा, स्वतंत्रोत्तर काल, स्वच्छंदवाद आदि। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। लेखकों के एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। लेखकों एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है, लेकिन इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 में लिखी गई थी और दूसरी 1934 में प्रकाशित हुई थी, 4 भागों में लिखी थी, जिसमें निम्न प्रकार काल विभाजन किया। आरंभिक काल, जिसमें पूर्वारंभिक काल है, उत्तरारंभिक काल है। दूसरे में माध्यमिक काल है, तो इसमें पूर्व माध्यमिक काल है और प्रौढ़ माध्यमिक काल है। तीसरे में अलंकृत काल है, तो इसमें पूर्वालंकृत काल है और उत्तरालंकृत काल है। चौथा है परिवर्तन काल, 5वां है वर्तमान काल। इन्होंने 5 भागों में काल विभाजन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न काल विभाजन किया। हिंदी के प्रथम कवि संबंधित मत है कवि सरहपा, सरहपाद या सरोज, 7वीं शताब्दी। इनकी रचना उपलब्ध नहीं है। राहुल सांकृत्यायन की हिंदी काव्य धारा में कुछ मुक्तक रचनाओं को स्थान मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि हैं। पौमचर्यु राम काव्य है इनका। रिठ्ठेमीचर्यु कृष्णकाल है। पंचमी चर्यु स्वयंभू छंद।
राम कुमार वर्मा के अनुसार और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये प्रथम कवि हैं। हिंदी अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। अपभ्रंश के सर्वोत्तम कवियों में व उन कवियों में जिनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। पुष्य या पुण्य कवि शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुष्य कवि को प्रथम हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। उनकी रचना है चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं और उनकी प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। और जैन आचार्य देवसेन श्रावकाचार्य 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। यह भी हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार्य। अब है देखिए वीर गाथा काल। शुक्ल जी ने कैसे विभक्त किया काल को। वीर गाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रेती काल 1700 से 1900 विक्रम संवत, गद्य काल 1900 से 1984। वस्तुतः शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप निम्न प्रकार दिया। आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रेति काल, आधुनिक काल गद्य काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में निम्न प्रकार काल विभाजन किया। इनका आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया? 1938 में ना। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, 5 भागों में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में जो लिखा था में निम्न काल विभाजन किया। प्रारंभिक काल को उन्होंने उन्मेष काल भी कहा। दूसरा मध्य काल, पूर्व मध्य काल, उत्कर्ष काल है, उत्तर मध्य काल है, अपकर्ष काल है। आधुनिक काल, विभिन्न कालखंडों के नामकरण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल आदिकाल भी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण किया आदिकाल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने वीरगाथा काल को आदिकाल को चारण काल कहा और संधि काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज पवन काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। मिश्र बंधु आरंभिक कहते हैं, गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं। राम कुमार वर्मा भी चारण काल कहते हैं। धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश काल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल कहते हैं। अब भक्ति काल को क्या क्या नाम दिया गया? मिश्र बंधु पूर्व माध्यमिक काल, रामचंद्र शुक्ल पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भक्ति काल, रामविलास शर्मा पुनर्जागरण काल। काव्य के लक्षण, इकाई 3 में साहित्य शास्त्र है। काव्य के लक्षण, कवि की रचना को काव्य कहते हैं। काव्य लक्षणों की सहायता से हम काव्य के स्वरूप को समझ सकते हैं। विद्वानों में मतभेद होने के कारण काव्य की कोई सर्वमान्य परिभाषा प्रस्तुत नहीं की जा सकी। आचार्यों ने अपने अपने मत को प्रमुखता देते हुए काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं। सर्वप्रथम संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों का स्वरूप निम्न प्रकार है। संस्कृत काव्य लक्षण, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र संस्कृत का प्रथम काव्यशास्त्र ग्रंथ माना जाता है। नाट्यशास्त्र में काव्य का कोई लक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें काव्य के अनेक अंगों का विवेचन किया गया है, जैसे रस, गुण, अलंकार, भाव आदि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटक में काव्य की स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा है, मृदुललित पदाढ़यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्य युक्ति मत्रित्यो योज्यम बहुर सकृत मार्ग संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्य नाटक प्रेक्षाकारणम। इस नाटक के अंतर्गत प्राप्त काव्य के तत्वों का निरूपण है। इसमें क्रमशः 7 विशेषताओं का उल्लेख है। मृदु ललित पदावली, गुढ़ शब्दार्थहीनता, सर्वसुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग योग्यता, बहुकृत रसमार्गता तथा संधि युक्तता। भामा 6ठी शताब्दी के कवि, 6ठी सदी के कवि माने जाते नहीं हैं। भामा को अलंकार का संप्रदाय का आदि प्रवर्तक माना जाता है। अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक भामा को माना जाता है। इन्होंने काव्यालंकार में काव्य की परिभाषा देते हुए कहा, शब्दार्थों सहितो काव्यम। उनके अनुसार शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव ही काव्य है।
अर्थात जहाँ रचना में वर्णित अर्थ के अनुरूप शब्दों का प्रयोग हो या शब्दों के अनुरूप अर्थ का वर्णन हो, वहाँ शब्द और अर्थ के संयोग से काव्य मान्य है। भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना। काव्य रचना में अलंकारों का महत्व स्थापित किया। उनके अनुसार शब्द और अर्थ अलंकारों से युक्त रचना ही काव्य है। आचार्य दंडी 7वीं शती के हैं। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य की परिभाषा देते हुए कहा, शरीर तावदिष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली तो शरीर है, शरीर मात्र है काव्य का। उनके अनुसार शब्दार्थ तो काव्य का शरीर मात्र है, उसकी आत्मा नहीं। ये अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे। अलंकार को काव्य की आत्मा कौन मानता था? दंडी। आचार्य वामन हैं जो 8वीं से 9वीं शती के माने जाते हैं। रीति संप्रदाय के आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्य की निम्न परिभाषा दी है। काव्य शब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थः यो वर्तते, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने लक्षण में शब्द और अर्थ के संयोग के साथ गुण और अलंकार को भी जोड़ दिया है। आचार्य मम्मट 11वीं शती के, ये रस संप्रदाय के अनुयायी हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य के संदर्भ में निम्न विचार व्यक्त किए हैं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य दोषहीन गुण युक्त और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ हैं। उनके अनुसार शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है, किंतु यह सहभाव न होने पर भी काव्य हो सकता है। इस प्रकार आचार्य मम्मट अलंकारों को काव्य का साधन मात्र मानते हैं। वह काव्य में गुणों को विशेष महत्व देते हैं। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शती के हैं। ये रस संप्रदाय के पोषक हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। उन्होंने आचार्य मम्मट के ग्रंथ काव्य प्रकाश की टीका काव्य प्रकाश दर्पण लिखकर मम्मट के काव्य लक्षण का तर्कपूर्ण खंडन किया है। इन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव के स्थान पर वाक्य पद का प्रयोग किया है और सगुणों के स्थान पर रसात्मक विशेषण का। उनके अनुसार कवि जो कुछ लिख दे वह काव्य नहीं हो सकता। काव्य तो तभी होगा जब वाक्य रसात्मक होगा। उन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा माना है। कौन? विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। पंडित राज जगन्नाथ, ये 17वीं शताब्दी के हैं। इनके ग्रंथ रसगंगाधर में काव्य की परिभाषा निम्न रूप से है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। इन्होंने रस के स्थान पर अर्थ की रमणीयता पर विशेष बल दिया। इनके अनुसार ऐसा शब्द विधान जिससे रमणीय या चमत्कारी अर्थ का प्रतिपादन होता है काव्य है। हिंदी काव्य लक्षण। हिंदी के अधिकांश लक्षणों में मौलिकता का अभाव है। वे संस्कृत के लक्षणों पर आधारित दिखाई देते हैं। आधुनिक लक्षणों पर अंग्रेजी का प्रभाव है। कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रकार हैं। आचार्य केशवदास के हैं। आचार्य केशवदास ने काव्य की कोई परिभाषा नहीं दी, पर वे काव्य की शोभा अलंकार से मानते हैं। उनका कथन है, यद्यपि जाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिना न सोहि कविता बनिता मित, अर्थात रस छंद और शब्द सौंदर्य के साथ अलंकार होना भी आवश्यक है। चिंतामणि ने अपने ग्रंथ कवि कुल कल्पतरूप में काव्य का लक्षण देते हुए कहा, बत कहाऊ रसमय जू है कवित कहावे शोय, अर्थात रस से युक्त वाक्य काव्य कहलाते हैं। चिंतामणि ने अपने इसी ग्रंथ में काव्य प्रकाश के जो मम्मट जी की रचनाएं हैं आधार पर कविता का लक्षण इस प्रकार दिया है, सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। इसमें मम्मट के काव्य लक्षण की ही आवृत्ति की गई है। मम्मट ने अलंकार की अनिवार्यता नहीं मानी, पर इसमें अलंकार अनिवार्य कर दिए गए। कुलपति मिश्र ने अपने रहस्य में मम्मट के काव्य प्रकाश का पूर्ण आधार ग्रहण किया है। उनका कथन है, दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ जो कवित है ताको करो विचार। पर इसकी और वाक्य रसात्मक काव्यम दोनों की आलोचना करके कुलपति ने अपने निजी काव्य लक्षण को इस प्रकार व्यक्त किया है, जनते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो समुझी ग्रंथ बहुचित, अर्थात संसार से विलक्षण आनंद देने वाला शब्दार्थ काव्य है।
देव ने समर्थ काव्य का लक्षण बताते हुए कहा है, शब्द सुमति मुखते कढ़े, ले पद वचननि अर्थ, झनद भाव भूषण सरस, जो कही काव्य समर्थ। अर्थात शब्द और अर्थ के सहभाव के साथ भाव, अलंकार, रस और छंद भी आवश्यक हैं। देव ने रस को काव्य का सार माना है। भिखारी दास के अनुसार रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे कुरूपता। अर्थात रस कविता का शरीर है, सभी अलंकार उसके आभूषण हैं, गुण उसके रूप रंग हैं और दोष अंग विकार हैं जो उसे कुरूप बनाते हैं। श्रीपति इनके काव्य लक्षणों का मम्मट का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनके अनुसार शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान, तको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। श्रीपति ने रस को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। सोमनाथ इन पर भी मम्मट का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सगुन पदार्थ दोष पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जुत कवि कर्म जो, सो कवित कही शुद्ध। सोमनाथ ने रस का उल्लेख करके छंद की आवश्यकता को स्वीकार किया है। शूरति मिश्र इन्होंने अपनी पुस्तक काव्य सिद्धांत में काव्य का जो लक्षण दिया है वह इस प्रकार है। वर्णन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि कौ जूत ही, काव्य कहत सब कोई। अर्थात अलौकिक रीति से मनोरंजनकारी वर्णन काव्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कविता को परंपरा से मुक्त करने की बात करते हुए कहा है कि यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। रसज्ञ रंजन से है ये। कविता के संबंध में उन्होंने एक मुख्य बात और कही कि कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। 2-3 प्रसंगों में काव्य के संबंध में विचार प्रकट करते हुए कहा है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कविता सहृदय को आह्लादित नहीं करती, वह समाज में परिवर्तन भी ला सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 के निबंध कविता क्या है में काव्य के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति माना है। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। इनके अनुसार काव्य में मानव अनुभूतियों के सौंदर्यमय चित्रण और मनुष्य मात्र में उसके अनुरूप सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करने की उसकी क्षमता व पाश्चात्य सौंदर्य चिंतन को आत्मसात करते हुए प्रतीत होते हैं। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, इनकी काव्य दृष्टि मूलतः रोमानी है। उनके अनुसार रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ये रसात्मक शब्दार्थ को ही काव्य मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र रसात्मक शब्दार्थ को ही काव्य मानते हैं। जयशंकर प्रसाद इन्होंने काव्य के संबंध में लिखा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। इस अवधारणा में आत्म पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। यह लक्षण आध्यात्मिक अधिक है, व्यवहारिक कम। ये पाश्चात्य काव्य चिंतन से प्रभावित नहीं थे। महादेवी वर्मा इनके अनुसार कविता की परिभाषा इस प्रकार है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं।
महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। यह परिभाषा केवल गीति काव्य के परिप्रेक्ष्य में सही हो सकती है। प्रबंध काव्य की विशेषताओं का इस लक्षण में समावेश नहीं हुआ है। पाश्चात्य काव्य लक्षण में है। पाश्चात्य समीक्षकों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण निम्नलिखित हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है, पोइट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट, अर्थात कवि का कार्य कला काव्य है। यह लक्षण अस्पष्ट है। कुछ समीक्षकों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण हैं। ड्राइडन कहते हैं, कविता सुस्पष्ट संगीत है। कविता सुस्पष्ट संगीत है। यह परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अनेक गीत जो गाए गए हैं वे सभी काव्य की विशेषताएं नहीं रखते। संगीत कविता का एक पक्ष है, परंतु संगीत तत्व काव्य का अनिवार्य अंग नहीं। इसके अतिरिक्त सभी कविताओं में संगीत नहीं रहता। कालरिज कहते हैं, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। इसमें सर्वोत्तम शब्द क्या हो सकते हैं, यह प्रश्न विचारणीय है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय स्मृत मनोवेगों से फूटता है। इसमें भावानुभूति और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है, अतः यह परिभाषा तथ्यपूर्ण है। कहते हैं वर्ड्सवर्थ, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय स्मृत मनोवेगों से फूटता है। शैली, इनके विचार से सर्वमुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। शैली कवि कहते हैं कि सर्वमुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। इसमें यह संदेह है कि सबसे सुखी, सबसे उत्तम मन व सबसे सुखी क्षण कौन सा, यह भी संदिग्ध है। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। इस लक्षण में उत्तम काव्य की विशेषता स्पष्ट हुई है, लेकिन जीवन की समीक्षा साहित्य के और रूपों में भी हो सकती है, केवल कविता में नहीं। अब इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।